हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बहुपद को पढ़ लिया था और उसी के साथ पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक। आज हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, किसको हम बहुपद की घात बोलेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में जो हमने सीखा था कि बहुपद बहुपद में जो चर राशियां होती है उनकी जो घात होती हैं, सबसे पहले तो हम उनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस बहुपद में जो सबसे अधिक घात वाला पद है, यानी जिस बहुपद उस पद में जिसमें चर राशि की सबसे अधिक घात है, वो अधिक घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। तो जैसे किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम उच्चतम का मतलब होता है स्टूडेंट सबसे बड़ी। ठीक है। उच्चतम का यहाँ से मतलब होगा सबसे बड़ी। सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होगी स्टूडेंट। बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद का घातांक, यानी जो बहुपद में चर राशि होंगी उनकी जो उच्चतम घात वाला पद होगा उसका जो घातांक होगा वही क्या होगा स्टूडेंट, बहुपद होगा। इसको चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ एक नोट लिख लेना यहाँ पर कि बहुपद की घात ज्ञात करने से पहले बहुपद में चर राशि की घातों का जो क्रम होना चाहिए वो आरोही अथवा अवरोही होना चाहिए। ठीक है। यानी सबसे पहले हम उसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है 3x की घात 3, 4x² प्लस 6x प्लस का 5। तो स्टूडेंट पहले पद में जो है घात कितनी है, 3। दूसरे पद में घात x की जो चर राशि है हमारे पास x, उसकी घात कितनी है, 2। और तीसरे पद में x की जो घात है वो है 1। आप देख सकते हो सबसे पहले जो घात है वो 3, फिर 2, फिर 1। तो ये क्या है, अवरोही क्रम में है। ठीक। और इसमें जो सबसे अधिक घात वाला पद है वो है 3x की घात 3। इस पद में जो x की घात है वो कितनी है, 3। तो स्टूडेंट यही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इस पद में जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात वो हो जाएगी 3। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस का 2। तो ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो x की सबसे अधिक घात वाला पद है वो भी क्या, कौन सा पद है, पहला पद है। ठीक है। तो इसमें बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। बहुपद की घात हो जाएगी 2। अब हम तीसरे पद को देखते हैं। तीसरे पद में है 5x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x² माइनस x प्लस का 1। तो स्टूडेंट इस जो बहुपद है इसमें सबसे अधिक घात वाला जो पद है वो पहला पद है। ठीक है। इसमें जो x की घात है वो कितनी है, 5 है। तो इसलिए बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में लिखा है 5x की घात 4 प्लस 6x की घात 5 प्लस 3x प्लस के 5। तो सबसे पहले पद में जो x की घात है स्टूडेंट वो 4 है। दूसरे पद में जो x की घात है वो कितनी है, 5 है। तो क्या ये अवरोही क्रम में है, नहीं, ये अवरोही क्रम में नहीं है। इससे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इसको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जो x की सबसे अधिक घात वाला पद है। तो यहाँ पर जो x की अधिक घात वाला पद है वो कितना है स्टूडेंट, 6x की घात 5। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6x की घात 5। फिर कौन सा आएगा, ये वाला जो पहला पद है वो आ जाएगा
तो यहाँ पर आ जाएगा 5 x की घात 4 हो जाएगा। फिर है स्टूडेंट 3x और फिर है 5। क्लियर? तो यहाँ पर अब ये जो बहुपद है ये अवरोही क्रम में लिखा गया। अब इसकी हम घात की बात करेंगे तो सबसे अधिक घात वाला जो पद है वो अब पहला पद हो गया। अब इसमें x की घात कितनी है 5, तो स्टूडेंट यही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर 5। तो यहाँ से बहुपद की हो जाएगी घात 5। ठीक है स्टूडेंट? तो बहुपद की घात क्या होती है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ये हमने सीख लिया है। ठीक है? तो बहुपद की घात क्या होती है कि उस बहुपद में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात वाला पद है उसका घातांक ही क्या होता है स्टूडेंट, बहुपद की घात होता है। अब ये दो नोट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है कि 9। अब इसको समझते हैं कि 9 अर्थात 9x की घात 0 की घात 0 है। अब स्टूडेंट कोई भी अचर राशि आपके पास हो, कोई भी अचर राशि के साथ कोई भी चर राशि ना हो, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 1/2 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो जैसे 3 है तो स्टूडेंट आप 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 जो है, अब इसको हमें चर के रूप में लिखना है, तो 1 को आप स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे, 1 को चर के रूप में x की घात 0 के रूप में लिखेंगे। ठीक है? जहां भी एक चर की बात करेंगे, है ना? अगर आपके पास चर y है तो आप इसको y की घात 0 के रूप में लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है ना? अगर आपके पास चर राशि को आप y लेकर चल रहे हैं तब इसको हम क्या लिख देंगे, y की घात 0। यानी कोई भी नंबर्स, कोई भी वास्तविक संख्या यदि आपके पास है, लेकिन शर्त उसकी यह है कि वह वास्तविक संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने 1 मान लिया, तो जब हमने ये 1 मान लिया है तो स्टूडेंट अब 1 को हम लिख सकते हैं 3x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। ठीक है? तो अब x की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लिखा गया कि 9x की घात 0 की घात कितनी होगी, 0। ऐसे ही आप 4 को लिख सकते हो, 4 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हो आप x की घात 0। तो इसलिए घात x की जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि कोई भी आपके पास अचर राशि लिखी हुई है और उसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, ठीक है, तब उसमें बहुपद की जो घात होगी वो कौन सी होगी, 0 होगी। जैसे अगर हम 1/2 को ही लिखते हैं, अभी बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिया, तो इसके इंटू में हम 1 मान सकते हैं, और फिर इसके 1 को लिखा जा सकता है x की घात 0। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि बहुपद 0 अर्थात 0x की घात 0 की घात जो है वो परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। क्यों? स्टूडेंट अब इसको समझते हैं। यदि हमारे पास 0 है तो हम 0 में इसके इंटू में क्या मान सकते हैं, 1 मानेंगे, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा, है ना? आप 0 इंटू 2 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप 0 इंटू 3 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। अब 1 को तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, 1 को लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स की घात 0 बराबर कितना, 0, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन समझने के लिए ये है कि 1 को तो हमने एक्स की घात 0 लिख दिया, लेकिन क्या 2 को एक्स की घात 0 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। या 3 को एक्स की घात 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है? अब इसको यदि आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिएगा कि 0 इंटू एक्स की घात 0 का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 इंटू एक्स की घात 1 का मान यदि आप लिखोगे तो तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हो तब भी इसका मान स्टूडेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है? तो ऐसे आप लिखते चले जाओगे और आंसर तब भी कितना आएगा, 0 आएगा।
तो इस कंडीशन में हमें यही नहीं पता लगा पाने के कि 0 के इनटू में x की घात कितनी थी, तो इसलिए पक्का पता नहीं है, और नहीं पता है तो इसलिए जब भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है, तो आप 0 इंटू एक्स की घात 0 नहीं लिख सकते, और इसको बता सकते हो कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 0 इंटू एक्स की घात 0 भी लिख सकते हो, 1 भी सही है, 2 भी सही है, गलत नहीं है ना? आप 0 इंटू 3 लिख दोगे, ये भी तो सही है। तो फिर घात, किसी बच्चे ने मान लीजिए क्लास में लिख दिया कि 0 इंटू एक्स की घात 1 बराबर 0, तो घात कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी उसकी। और जबकि दूसरे बच्चे ने हम लिख दिया 0 इंटू एक्स की घात 0, तो आंसर कितना आएगा? उसका भी 0, तो उसकी घात 0। और जबकि एक बहुपद की दो घात नहीं हो सकती, तो इसलिए 0 यदि आपको मिल जाए कोई भी बहुपद, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। अब हम, अब स्टूडेंट बहुपद को जो है अलग अलग नाम उसके रखे गए। यदि एक घात का है तो उसका अलग नाम है, यदि एक पद है तो उसका अलग नाम है। तो बहुपद का वर्गीकरण, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का जो वर्गीकरण है स्टूडेंट, हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि उसमें पद कितने हैं, पदों के आधार पर। दूसरा कि उसमें घात कितनी है, तो उसके आधार पर हमको क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लिखा गया बहुपद का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला है पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात की संख्या के आधार पर, है ना? फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण क्या होगा। तो मेन हेडिंग हमने डाल दिया है, पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। तो फर्स्ट पर हमने रखा है स्टूडेंट उदाहरण, दूसरा पदों की संख्या, और तीसरा उस बहुपद का नाम क्या होगा। तो पहला है स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल ले लिया 0। तो 0 है तो पद कितने होंगे स्टूडेंट इसमें? एक, है ना? तो जब हम काउंट करेंगे तो एक काउंट होगा, तो पद तो हो गए स्टूडेंट एक। तो यदि 0 आ जाए तो उस बहुपद का नाम होगा शून्य बहुपद, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम जीरो पोलिनोमियल। जबकि 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, बस कंडीशन ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए 4 है, या 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी संख्या हो, बस कंडीशन एक है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें पद जैसे हमने 4 ले लिया है, तो 4 में पद की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई, है ना? तो अब यदि है तो इस बहुपद का नाम होगा स्टूडेंट अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब यदि मान लीजिए, थोड़ा मैं इसको, इससे कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ हमने कोई भी एक पद ले लिया, लेकिन इस पद में उन दोनों से एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वहां पर जो है सिर्फ वास्तविक संख्याएं थी, है ना? लेकिन यहाँ पर ये दोनों अचर राशि थी, जबकि इसमें क्या है? चर राशि है, ठीक है? तो इसके इंटू में 3 भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें चर और अचर दोनों राशि रहेंगी, ठीक है? अचर भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ चर राशि जरूर होगी। अब जैसे यहाँ पर क्या है? x की घात 3, तो यानी पद तो इसमें एक ही है। आप ये लिख दें, या आप ये लिख दें 4x की घात 3, लेकिन ये पद तो एक ही है। या आप लिख दें एक्स स्क्वायर, तो पद तो एक ही है। या आप लिख दें 5x, तो ये पद तो स्टूडेंट एक ही है। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? एक्स, वो सॉरी एक। लेकिन इन सब में कौन है? चर राशि है। तब इसको स्टूडेंट बोलते हैं एक पदी बहुपद, मोनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? अब हम फोर्थ पर चलते हैं। तो जैसे एक्स की घात 3 प्लस एक्स, तो एक पद ये हो गया, और दूसरा पद ये हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? दो। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए कि 4x प्लस का 1, तो इसमें भी कितने पद हो गए? एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो पदों की संख्या स्टूडेंट कितनी हो गई इसमें? दो हो गई, है ना? इसलिए इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? द्विपद बहुपद। द्विपद का मतलब कि इसमें दो पद हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनोमियल। आप इसको देख सकते हैं लास्ट।
एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें पद कितने हो गए स्टूडेंट? एक पहला पद, और ये हो जाएगा दूसरा पद, और ये हो जाएगा तीसरा पद। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इसको बोलेंगे हम त्रिपद बहुपद। क्लियर स्टूडेंट? यानी अगर 3 पद होंगे तो त्रिपद, यदि 4 पद होंगे तो उसका नाम रख जाएगा चतुर्थ पद। ठीक है, चतुर्थ पद बहुपद हो जाएगा। तो पदों के अनुसार बहुपद का जो वर्गीकरण होगा वो इस तरीके से होगा, यानी जिस बहुपद में जितने पद होंगे उसी का नाम भी उसी के अनुसार अलग होगा। देखो, जैसे मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, पहले हम 3 हमने बहुपद लिए, तीनों में डिफरेंस समझिएगा आप, कि अंतर समझिएगा। पहला जो है शून्य है, दूसरा जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या है परंतु उसमें शून्य नहीं है, तीसरा जो है उसमें चर राशि है, जबकि पहले दोनों जो हैं वो अचर राशियां हैं। ठीक है, उनके साथ चर राशि नहीं शामिल नहीं है। तो लेकिन तीनों में पदों की संख्या कितनी होगी? तीनों में पदों की जो संख्या है वो 1 है। ठीक है, तो इसलिए पहले वाला शून्य तो शून्य बहुपद, और यदि कोई भी वास्तविक संख्या है उसके साथ चर नहीं है तो उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट अचर पद, और यदि चर राशि उसमें शामिल है तब होगा एक पदी बहुपद। अब यदि 2 पद है तो द्विपद बहुपद, और 3 पद है तो त्रिपद बहुपद। अब स्टूडेंट हम सीखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किस तरीके से होगा। तो घातों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। तो फिर से पहले हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला लिख लिया हमने उदाहरण, दूसरा बहुपद की घात कितनी होगी, और तीसरा हो जाएगा बहुपद का नाम। तो पहले को सीखते हैं हम, फिर से वही है। सबसे पहला हमने क्या किसको ले लिया? शून्य को लिया। तो शून्य की घात अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया गया था कि शून्य की घात कितनी होगी? अपरिभाषित। और इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। ठीक है, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया ए। ए मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या है। ए स्टूडेंट यहाँ पर है वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी ये जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखा भी गया है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी यदि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या की घात कितनी होगी स्टूडेंट? शून्य। जैसे आप इधर देख सकते हो कि मैंने अभी बताया था कि यदि आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर हमने ऊपर समझाया था कि 3 है, जैसे मान लीजिए, तो 3 के इंटू में हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 को चर राशि की घात किसके रूप में लिखी जा सकती है? 0 के रूप में। तो इसलिए इसकी घात कितनी होगी स्टूडेंट? शून्य हो गई। तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अचर बहुपद। ठीक है स्टूडेंट, अचर बहुपद। अब हम सेकंड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो चर राशि है उस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, सबसे ज्यादा घात वाला चर कौन सा है। तो इसमें से x की जो सबसे घात है वो 1 है, तो अधिकतम घात हो जाएगी बहुपद की 1। अभी बहुपद की घात हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। तो यदि बहुपद की घात 1 हो तब उसका नाम जो होगा वो होगा स्टूडेंट रैखिक बहुपद। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब हम सेकंड को देखते हैं, थर्ड को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस बहुपद में ये याद रखना स्टूडेंट, ए 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, ऊपर भी देखना कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, है ना। अब समझो, यदि ए ही 0 हो जाए तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ए इंटू 0 प्लस का बी, तो बचेगा कितना? बी। और बी क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या हो जाएगी तो उसकी घात 0 नहीं हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बताया गया कि ए जो है कभी 0 नहीं हो सकता। यदि ए 0 तो चर गायब हो जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास कौन? अचर। और अचर की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए अब जैसे हमने फोर्थ में बात किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि स्टूडेंट यहाँ पर ए है ये कभी 0 नहीं हो सकता।
यदि ये 0 हो गया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रैखिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये 0 यहाँ नहीं होगा, तो इस बहुपद में जो x की सबसे ज्यादा घात है वो कितनी है, 2 है। अब जब 2 है तो बहुपद की घात कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर 2 हो गई। तो इसलिए यदि कोई भी बहुपद 2 घात का है, उसका जो नाम रखा जाता है वो होता है द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम 3 घात के को देखते हैं कि ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। पहली कंडीशन, जो ए है वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक। और आप देख सकते हैं बाकी बी सी डी इनमें से कोई भी 0 हो सकता है, ठीक है। बी सी डी ये 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे अधिक घात वाला चर है वो कौन है, एक्स की घात 3 है। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यदि कोई बहुपद 3 घात का है तो उसका नाम होता है त्रिघात, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट, ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स की घात 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। फिर वही कंडीशन की जो सबसे अधिक घात वाला पद है, जिससे हम पता करेंगे कि बहुपद की घात क्या होगी, उसका जो गुणांक है वो कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ फिर से ए किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स की जो सबसे अधिक घात है वो कितनी होगी स्टूडेंट, 4 होगी ना, है ना। तो अगर x की बहुपद की घात 4 हो जाए तो फिर उसका नाम क्या होगा, चतुर्थ घात बहुपद, y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्घात बहुपद, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने बहुपद का जो वर्गीकरण था उसको पढ़ा है। पहले हमने देखा कि यदि पदों के आधार पर बहुपद के नाम क्या क्या होंगे, और घात के आधार पर बहुपद के नाम क्या क्या होंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट कि बहुपद का मान हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुपद के शून्यक और मूल क्या होते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो जो है क्लियर समझ में आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए।